Hello my dear students, welcome back to my channel Scholarly Minds and I hope that you all are doing great. So guys, इस वीडियो के अंदर MPS 003 ठीक है उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को विद आंसर्स मैं आपको बताने वाली हूँ. एज यू ऑल नो कि आपका जो एग्ज़ाम है वो 18 जुलाई को है. ठीक है, 18 जुलाई 2025. तो एग्ज़ाम से पहले जो भी क्वेश्चंस आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं वो सारे क्वेश्चंस को मैं आपको इन वीडियोस में बताने वाली हूँ. अगर आपने पार्ट 1 वीडियो को नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए प्लेलिस्ट के लिंक से पार्ट 1 वीडियो को देख सकते हैं. चैनल पे आपको MPS 003 के और भी कुछ वीडियोस मिल जाएंगे. आप उन वीडियोस से जो है अपने मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं. ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ गाइज, अगर आपको MPS 003 के यूनिट वाइज नोट्स को परचेज़ करना है, नोट्स के अंदर आपको सारे के सारे जो इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उनकी समरी मिल जाएगी. तो उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में जो नंबर गिवन है हमारा, उस नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं. अभी देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है. क्वेश्चन नंबर 1 में आपको भारत में कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच जो संबंध हैं, ठीक है, क्या रिलेशनशिप है बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी इन इंडिया, उसको आपको पूरा एक्सप्लेन करना है. सो द रिलेशनशिप बिटवीन द एग्जीक्यूटिव इन इंडिया एंड जुडिशरी, दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप है वो बेस्ड है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर. तो हमारे संविधान के अंदर पहले से ही शक्तियों का बंटवारा किया गया है ताकि एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में किसी भी तरीके का जो झगड़ा है वो ना हो. उन दोनों को पता हो कि उनके क्या क्या पावर्स हैं ताकि वो एक दूसरे को कोऑपरेट कर सकें. दोनों जो ऑर्गन्स हैं वो फंक्शन करते हैं विद इन अ सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस टू एंश्योर डेमोक्रेसी एंड रूल ऑफ लॉ. तो दोनों ही जो संस्थाएं हैं वो लोकतंत्र और विधि शासन को सुनिश्चित करती हैं और एक तंत्र और नियंत्रण के तहत कार्य करती हैं. इनके रिलेशनशिप की बात करें तो देखो सबसे पहला कि इनके बीच में हमें सेपरेशन ऑफ पावर देखने के लिए मिलता है. द कॉन्स्टिट्यूशन एनविसेज 3 इंडिपेंडेंट ऑर्गन है हमारे, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी तीनों आपस में इंडिपेंडेंट हैं. दो सेपरेट दे आर नॉट आइसोलेटेड, ईच डिस्टिंक्ट फंक्शन ऑल्सो ओवरलैप टू सम एक्सटेंट. तो भले ही सेपरेट है बट दे आर नॉट आइसोलेटेड, उनका अपना अपना फंक्शन है. ठीक है, दूसरा जो आपकी जुडिशियरी है वो एग्जीक्यूटिव की पावर पे चेक की तरह काम करता है. यानी कि जब भी एग्जीक्यूटिव कोई भी निर्णय लेता है तो उसका जुडिशियल रिव्यू होता है. ठीक है, सो जुडिशियरी acts as a check on executive through judicial review ensuring executive action conform to the constitution. तो judicial review करने के पीछे का जो रीज़न है गाइज वो क्या है, ये चेक करना कि एग्जीक्यूटिव ने जो भी कानून बनाया है क्या वो संविधान के अनुरूप है या नहीं है. ठीक है, तो जो एग्जीक्यूटिव है वो क्या करता है, लॉज एंड पॉलिसीज़ को बनाता है. ठीक है, साथ ही साथ जो जुडिशियल जो भी संविधान में दिए गए प्रावधान हैं उनको भी फॉलो करते हुए. तो पहली चीज़ आपने बतानी है कि इनके रिलेशनशिप में सेपरेशन ऑफ पावर, यानी कि दोनों की जो शक्तियां हैं वो आपस में बटी हुई हैं. बेसिकली 3 जगह शक्तियां बटी हुई हैं, लेजिस्लेचर में, एग्जीक्यूटिव में और जुडिशियरी में बटी हुई हैं. ठीक है, ये एक दूसरे पे तंत्र और नियंत्रण का कार्य करते हैं. यानी कि जो एग्जीक्यूटिव है वो लॉज एंड पॉलिसीज़ को बनाता है और जुडिशियरी क्या करती है, उन लॉज एंड पॉलिसीज़ का रिव्यू करती है. न्यायपालिका जो है हमारी स्वतंत्र है, तो किसी भी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, किसी भी मंत्री का न्यायपालिका के ऊपर कोई भी जो अधिकार है वो नहीं होता. न्यायपालिका की स्वतंत्रता सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. सो द जुडिशरी एंजॉयज इंडिपेंडेंस गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन टू सेफगार्ड अगेंस्ट एग्जीक्यूटिव इंटरफेरेंस. तो कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या करा है, जुडिशरी को प्रोटेक्ट किया हुआ है. जुडिशरी में किसी भी तरीके का जो एक इंटरफेरेंस है एग्जीक्यूटिव के द्वारा ना हो और देश के अंदर कानून का शासन बना रहे. इस वजह से न्यायपालिका की स्वतंत्रता बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है. फिर हम क्या देखते हैं कि इनके बीच में कॉपरेशन और कॉन्फ्लिक्ट हमें दोनों देखने के लिए मिलते हैं. जुडिशरी अपॉइंटमेंट्स इन्वॉल्व द एग्जीक्यूटिव बट आर रेगुलेटेड बाय द जुडिशरी इटसेल्फ वाया द कोलेजियम सिस्टम. तो यहाँ पे हमें एक कोलेजियम प्रणाली देखने के लिए मिलती है.
फिर कॉन्फ्लिक्ट कब होता है, जब जो इश्यूज होते हैं, जब एग्जीक्यूटिव डिले करती है जुडिशियल अपॉइंटमेंट में, तो वहाँ पे इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है। इनके जो डायनामिक्स हैं वो धीरे धीरे इवॉल्व कर रहे हैं। सो द रिलेशनशिप इज डायनेमिक एंड इवॉल्व्स विद सोशियो पॉलिटिकल चेंजेस। जुडिशियल एक्टिविज्म इन इंडिया हैज़ एक्सपेंडेड। और आज के समय में हम देखें तो हमारी जो जुडिशियरी है वो एक्टिव है, ठीक है, और जो रोल है ना उसका अब ज़्यादा इंक्रीज हो चुका है। तो फाइनली आप बताएंगे कि जो रिलेशनशिप है, द रिलेशनशिप बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी इन इंडिया इज़ अ डेलिकेट बैलेंस ऑफ इंडिपेंडेंस, कोऑपरेशन एंड अकाउंटेबिलिटी। तो भारत में कार्यपालिका और न्यायपालिका का संबंध संवैधानिक ढांचे में निहित स्वतंत्रता, सहयोग और जवाबदेही का एक संवेदनशील संतुलन है। यह संतुलन लोकतंत्र, मौलिक अधिकारों और विधि शासन की रक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। इसके बाद आपका दूसरा क्वेश्चन है जहाँ पे आपको इंडिया के अंदर जो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है, यानी कि लोकतंत्र कैसे इवॉल्व हुआ है, और हमारे देश का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो कैसे हुआ है, ठीक है, दोनों के बारे में, ठीक है, दोनों के बारे में आपको यहाँ पे बताना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंडिया में पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की। तो आप शुरुआत करोगे औपनिवेशिक काल से। तो भारत में राजनीतिक लोकतंत्र ब्रिटिश शासन के दौरान धीरे धीरे विकसित हुआ है ना, जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 है, 35 है। तो ये इन्होंने लोकतंत्र की नींव रखी। फिर हमारा फ्रीडम स्ट्रगल था जिसके अंदर हम देखते हैं कि भारी मात्रा में लोगों को मोबिलाइज किया गया, ठीक है, जहाँ पे सिविल राइट्स आइडियल्स, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, इन सब पर जोर दिया गया था। आज़ादी के बाद हमने 1950 में हमारा संविधान अडॉप्ट किया और इंडिया को एक सोवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाया, जहाँ पे हर किसी के पास सार्वभौमिक मताधिकार यानी कि वोट देने का भी अधिकार है। सिंस देन इंडिया हैज़ विटनेस रेगुलर, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस जब से होते आए हैं, ठीक है, और जो ट्रांसफ़र ऑफ पावर है वो भी गाइस काफ़ी ज़्यादा पीसफुल हमें देखने के लिए मिलता है। इसके बाद आपको आर्थिक विकास के बारे में बताना है। तो प्री इंडिपेंडेंस की बात करें तो इंडियन इकोनॉमी वॉज प्राइमरली अग्रेरियन विद लिमिटेड इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो इंडियन इकोनॉमी गाइस हमारी अग्रेरियन रही है, यानी कि एग्रीकल्चर बेस्ड रहती है प्री इंडिपेंडेंस के टाइम पीरियड में, ठीक है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि पर आधारित थी, औद्योगिकरण सीमित था और औपनिवेशिक शोषण प्रभावशाली था। पोस्ट इंडिपेंडेंस में फिर हमने क्या करे, 5 ईयर प्लान्स हम लेकर आए ताकि हमारे देश का एक नियोजित विकास हो सके। तो इंडिया अडॉप्टेड planned economic development with emphasis on self-reliance, industrialization and poverty eradication। तो पॉवर्टी को ख़त्म करने के लिए, सेल्फ रिलायंस को अचीव करने के लिए, ठीक है, तो हमने प्लानिंग की, 5 ईयर प्लान्स हमने बनाए। फिर हमने क्या करा, हमने मिक्स्ड इकोनॉमी अपनाई। मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होता है कि जो भी हमारे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़, जो हमारे फर्म्स होते हैं ना, उस पर प्राइवेट एंड पब्लिक दोनों का ओनरशिप होता है। कई सारे जो है रिफॉर्म्स किए गए। फिर हमने 1991 में हमने LPG पॉलिसीज़ को लेकर आया ताकि हम अपनी इकोनॉमी को लिबरलाइज कर सकें। फिर हमने प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन करा अपनी इकोनॉमी का, जिससे कि हमारा जो ग्रोथ रेट है वो और ज़्यादा बढ़ गया। और अगर रीसेंट अभी की अगर हम बात करें तो हमारा जो फोकस है वो सस्टेनेबल और इंक्लूसिव जो ग्रोथ है उस पे है। हम अपनी इकोनॉमी को डिजिटल बनाना चाहते हैं, अपनी इकोनॉमी को सेल्फ रिलायंट बनाना चाहते हैं, आत्मनिर्भर भी बनाना चाहते हैं। तो फाइनली आप कंक्लूजन में बताएंगे कि इंडिया की जो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट है दोनों साइमल्टेनियसली विकसित हुए हैं, जिससे कि जो कंट्री है वो एक वाइब्रेंट, डेमोक्रेटिक और डेवलपिंग नेशन हमारी बन चुकी है, ठीक है गाइस। सो आपको क्या करना है कि MPS 003 के चैनल पे जितने भी वीडियोस हैं, आप सारे वीडियोस को देखकर भी अपने हैंड रिटन नोट्स बना सकते हो, ठीक है। अगर आप अपने नोट्स को बना लोगे दैट विल बी मोर हेल्पफुल और आप इजीली एग्ज़ाम में पास हो सकते हो। बट अगर आपके पास टाइम नहीं है, यू आर वर्किंग या किसी और रीज़न की वजह से आप अपने नोट्स नहीं बना सकते, तो आप हमारे बनाए हुए नोट्स को भी परचेज़ कर सकते हो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पे हमें मैसेज करके।